हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का सैंपल पेपर लेकर आया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन सब का पीडीएफ नोट टेलीग्राम चैनल पर है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। इस प्रादर्श प्रश्न पत्र का खंड है, जहां पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, जिसका पहला प्रश्न है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के आकार का घटता हुआ क्रम होगा। चूँकि हम जानते हैं कि किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, तो पोटेशियम का आकार बड़ा होगा और लिथियम का आकार क्या होगा? छोटा होगा। निम्नलिखित ऑक्साइड में किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा? तो इसके लिए उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का। तीसरा प्रश्न है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल होता है। चौथा प्रश्न है 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन पैमाने पर मान होगा। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 केल्विन होगा। 300 केल्विन बराबर होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। पांचवा प्रश्न, यदि वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की जो दूरी जितनी होती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की दूरी होती है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद इस प्रादर्श प्रश्न पत्र का दूसरा खंड दिया गया है, जहां पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है 10 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा? तीन प्रतिरोध है, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, तो तीनों को जोड़ देने पर उसका मान कितना प्राप्त होगा? 30 ओम प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है यदि किसी बड़े इलाके से सारे कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए तो डैश का प्रकोप बढ़ जाएगा। तो इसका किसका प्रकोप बढ़ जाएगा? कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना खालिस्तान कहलाता है। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना जीन कहलाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है वृक्क की इकाई डैश होती है। तो वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होती है। उसके बाद पांचवा खालिस्तान पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और डैश आकार का होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु के आकार का होता है। वस्तु जितना बड़ा होगा उसी आकार का उसका प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद इस असाइनमेंट का तीसरा खंड है उचित संबंध जोड़िए, जोड़ी मिलाओ। पहला सही जोड़ी का प्रश्न है पारा। तो पारा क्या होता है? धातु होता है, द्रव धातु होता है, लिक्विड होता है पारा, और मेटल होता है साथ में। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बेस होता है, क्षार पर मैच करेंगे। डायनोमो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है, ये रोगाणुनाशी में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पांचवा है पारिस्थितिक तंत्र, इसका आएगा AG टेंसले। उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया गया है आपको 2 परख नलियाँ दी गई है, इनमें से एक में अम्लीय और दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पेपर दिया गया है तो आप परख नली में रखे विलयन की प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे? आंसर है इसके लिए लिटमस पेपर को 2 भागों में बांटकर दोनों परख नलियों में क्या करते हैं? इसको डुबा देते हैं। जिस परख नली में इसका रंग नीला हो जाएगा वह क्या होगा? क्षारीय विलयन होगा। जब इसी लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में डालने से नीला हो चुका है उसे अम्लीय विलयन में डालते हैं। जिस परख नली में अम्लीय विलयन होगा उसमें क्या होगा? नीला लिटमस पेपर पुनः लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए और इसके 2 उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है?
जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या करता है, जिप्सम 3/4 जल को परिवर्तित करके प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग है, चौक बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में दो अंतर लिखे। तो नाभिकीय संलयन में क्या होते हैं, दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद इसका दूसरा अंतर है, यह प्रक्रिया अति उच्च ताप पर संभव है, यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव होता है। संलयन करने वाले पदार्थ रेडियोधर्मी नहीं होते, जबकि विखंडीय पदार्थ क्या होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, किन्हीं 4 नर जनन अंगों के नाम लिखिए। तो नर के 4 जनन अंग है, वृषण, मूत्राशय, शुक्राशय और शुक्रवाहिनी। उसके बाद 6वां प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं। तो इसके लिए उत्तर है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के खाने व खाए जाने वाले प्राणियों की संख्या को पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। अब अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है जो आंकिक प्रश्न, 1 किलोग्राम जल का ताप कितना दिया गया है, 80 डिग्री सेल्सियस है। यदि इसे 40 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दे तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा या हल होगा, दोनों स्थितियों में जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, अर्थात S1 = S2 = S होगा। यदि तापमान T डिग्री सेल्सियस लिया जाए तो गर्म वस्तु की ऊष्मा होगी M1 × S1 और ताप में कमी होगी M1 × S1, T1 - T होगा, जहाँ पर पानी का द्रव्यमान M एवं प्रारंभिक ताप T1 है। अब देख लेते हैं, M2 × S2 × ताप में वृद्धि इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 × S2 × T - T2 होगा। M2 × S2 ताप में वृद्धि T1 - T, ताप में वृद्धि क्या है, T1 - T इक्वल टू M2 × S2 × T - T2। M1 × T1 - T इक्वल टू M2 T - T2। इस तरह से सामान्य ताप पर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, M1 T1 + M2 T2 अपॉन M1 + M2 होता है। सूत्र में मार रखने पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर पानी के मिश्रण का ताप 60 डिग्री सेल्सियस होगा। चूँकि यहाँ पर M1 का मान 1 किलो है, टेम्परेचर दिया गया 80 डिग्री सेल्सियस, M2 दिया गया है 1 किलो, फिर से T2 है, टेम्परेचर T2 है 40 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से इसके मान को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 3 अंतर लिखिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस किनारों पर दबा हुआ व बीच में क्या होता है, उभरा हुआ होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों पर उभरा हुआ और बीच से क्या होता है, दबा हुआ होता है। उत्तल लेंस में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। अवतल लेंस यानी कि अवतल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारित होती है, एकत्रित होती है। यह लेंस अपसारी लेंस कहलाता है और यह लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों समकोण बनाए। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को और अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करता है, दर्शाता है। उसके बाद 10वां प्रश्न दिया गया है, जीवों के विकास में चयन एवं अनुकूलन की क्या भूमिका होती है, समझाइए। तो इसके लिए उत्तर है, जीवों के विकास में प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूँकि विकास के लिए प्राकृतिक चयन उसी जीवों का होता है जो अपने में सभी जीने वाले अनुकूलित लक्षणों को रखता है,
उसी जीव को विकास के लिए प्राणी तथा वनस्पति जगत में चयन किया जाता है। इस तरह मैंने अभी 10 प्रश्नों को हल करके बताया है। मैं आने वाले दिनों में इसके सारे क्वेश्चन को हल कराने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।